चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने आर्टिकल 55 कंप्लीट कर लिया था, है ना? ओके, तो अब आज चलेंगे हम आर्टिकल नंबर 56 से। इधर बैठो, ये ऊपर बैठो, आराम से बैठो। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जो बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, ओके, कल हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था उसमें से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट रह गया था हमारा, ना? ओके, आर्टिकल 56 हम बाद में करते हैं, पहले हम समझते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल 55 में हमने आपको सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया था, और आर्टिकल 55 किससे रिलेटेड था? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में जो हमारी एक चीज रह गई थी वो रह गई थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अगर हमें समझना है तो बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ये एकदम जानदार और शानदार कॉन्सेप्ट है ना? आज तो बड़ा ही जो है बढ़िया वो भी हो गया है मामला, कोर्ट पे कर लेते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में आपकी क्या है? डेमोक्रेसी। हम इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट को क्या कर रहे हैं? हायर कर रहे हैं, सॉरी, इलेक्ट कर रहे हैं, है ना? प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं? हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट इज नोन एज हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य का प्रमुख होता है ना? वहीं पे प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं हम? हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब एक बात, अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखें हैं तो कहीं ना कहीं ये पोस्ट प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंची है, सुपीरियर देन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से अच्छी पोस्ट है प्रेसिडेंट की, हेड ऑफ स्टेट की। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इससे नीचे है। हमारे यहां क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू वन हेड वन वोट। होता नहीं होता? लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है आपका? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। तो क्या वन हेड और वन वोट का कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट में लागू होता है? वन हेड वन वोट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटर्स कौन होते हैं? एमपी एंड एमएलए, ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ग्रुप ऑफ एमपी एंड एमएलए इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज। तो क्या हर व्यक्ति, भारत के हर व्यक्ति का योगदान प्रेसिडेंट के इलेक्शन या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत टॉप पोस्ट है। प्रेसिडेंट टॉप पोस्ट है या नहीं है? इसको कम ही कर देते हैं, है ना? गर्मी अगर लगे तो बता देना, वो कर लेना जाता है ना। तो क्या प्रेसिडेंट टॉप पोस्ट है? अगर प्रेसिडेंट टॉप पोस्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंडिया के सारे लोगों के वोट का योगदान होना चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी को हम रियली वैल्यूड करेंगे। बाकी अगर हमने हमारे हेड ऑफ स्टेट को ही हर व्यक्ति ने वोट नहीं दिया है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, कुछ लोगों ने वोट दिया है, तो डेमोक्रेसी के साथ मजाक है ये तो। क्योंकि हमने भारत के सारे लोगों को यह ऑप्शन ही नहीं दिया कि हेड ऑफ स्टेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। नहीं समझे बात को? समझ गए ना? तो क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्टली करके हमने डेमोक्रेसी पे एक स्पॉट लगा दिया? बिल्कुल लगा दिया, नहीं लगाया? नहीं समझे मेरी बात को? समझे नहीं समझे ये बताओ? क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत नहीं हुआ? हुआ ना? तो बिल्कुल हमने डेमोक्रेसी पे क्या लगा दिया? एक धब्बा लगा दिया, स्पॉट लगा दिया। तो इस स्पॉट को, अच्छा, अब ये
बहस जो हम लोग कर रहे हैं बैठे हुए, ये संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी हुई थी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए या इनडायरेक्ट होना चाहिए। अगर हम कहीं ना कहीं पीएम को देखेंगे तो पीएम का इलेक्शन कैसा है? डायरेक्ट। अगर हमने दो जो है पोस्ट डायरेक्टली इलेक्टेड कर ली तो क्या ये इक्वल पावर को डिमांड करेंगी? और इक्वल पावर को डिमांड करेंगे तो क्या प्रेसिडेंट और पीएम के क्लैशेस होने लगेंगे? तो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस डिसीजन पे आती है कि देखो, हमारे यहां है पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, जिसमें हम ज्यादा पावरफुल किसको रखेंगे? पीएम को। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो हमें रखना पड़ेगा कैसा? इनडायरेक्ट। और दूसरा रीजन है, चलो इलेक्शन डायरेक्ट कर देते हैं लेकिन पावर कम दे देते हैं, ये भी ऑप्शन है। लेकिन एक बात सोचो, अगर हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट करेंगे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भारत के सभी लोग भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस डिसीजन पे आई कि नहीं, इसका इलेक्शन कैसा रखते हैं? इनडायरेक्ट। और इसको पावर भी हमने उतनी नहीं दी है जितनी पीएम को दे रखी है। लेकिन एक इसके अंदर से एक जो लूप होल था उसको हमने हटाने की कोशिश की है। और हमने हटाया कैसे है? हमने ऐसे हटाया है कि जो एमपी होगा और क्या होगा? एमएलए। एमपी और एमएलए की जो वोट वैल्यू होगी वो हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस एमपी और एमएलए के नीचे जितनी ज्यादा जनता, उसकी वोट वैल्यू भी उतनी। यानी अगर एक एमपी को ज्यादा लोग इलेक्ट कर रहे हैं तो उस एमपी की वोट वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। और कम लोग हैं अगर उसके नीचे तो वोट वैल्यू कम। यानी हमने वोट की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग दे दी? नंबर ऑफ हेड। दी नहीं दी? नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? अब देखो कैसे निकालते हैं। एमएलए की वोट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए की अगर हम बात करेंगे तो हमें निकालने के लिए क्या करना होता है? उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य की कुल जनसंख्या, वहीं पे डिवाइडेड बाई टोटल एमएलएज ऑफ दैट स्टेट। यस, तो यूपी के एमएलए हैं, उनकी ज्यादा होगी। तो जिस स्टेट की सबसे ज्यादा जनता, उस स्टेट की वोट, उस स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू सबसे ज्यादा। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाई टोटल एमएलएज ऑफ दैट स्टेट इनटू 1/1000। और 1000 से डिवाइड करने का एक ही कारण है कि टोटल वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पॉपुलेशन बहुत होती है तो बहुत ज्यादा आएगी। उसको कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे हैं? अब इस फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। और यूपी का एक एमएलए वोट डालता है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितने वोट जाते हैं? और वहीं पे सबसे कम किस स्टेट की पॉपुलेशन है? सिक्किम। और सिक्किम का एमएलए अगर वोट डालेगा तो वोट वैल्यू सबसे कम जाएगी, दैट इज ओनली 8। यानी सिक्किम का एमएलए वोट डालेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो कितने वोट जाएंगे? 8। और वहीं पे यूपी का डालेगा तो 208। समझ में आई ये बात? ये आपके जो ब्लैक ब्लैक हो गया है ना, इस पे जो बॉक्सेस, इसमें यही लिखना है फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर हुई इतनी बात? अब एक क्वेश्चन यहां पे समझो जरा कि क्या हर स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू डिफरेंट होगी? बिल्कुल होगी। समझ में आई? अब एक बात और यहां पे समझनी है, यूपी में एमएलए भी सबसे ज्यादा है और हर एमएलए की वोट वैल्यू भी। तो यूपी में अगर गवर्नमेंट अलग है, जैसे मान लो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट, एसपी की गवर्नमेंट है यूपी में, है ना, और सेंटर में गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, अब बताओ कहां पे यहां पे गड़बड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हो जाएगा। यानी बीजेपी को किसको मनाना पड़ेगा? समाजवादी पार्टी को, कि हमारे ही कैंडिडेट को वोट कर दो। यहां पे रिक्वेस्ट चलेगी, डिमांड चलेगी, ऑब्वियस सी बात है।
वो उनको कुछ फायदे देंगे तब वो उनको फायदे देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया भाई? चलें आगे। अब बात कर लेते हैं वोट वैल्यू ऑफ एमपी। ये जो फॉर्मूला है इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि एक एम्पियर वोट देता है, मतलब 208 लोगों ने उसको चुना है। यस, 208 वोट गए हैं उसकी तरफ से। समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, हमने वही कोशिश की है कि नंबर ऑफ हेड को इक्वल कर दिया जाए, कैसे भी सबका पार्टिसिपेशन रहे प्रेसिडेंट के लिए। तो यूपी की संख्या बढ़ी है। बता अब उस पे आएंगे, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, अभी उस पे भी डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो। अभी वो तो बहुत, जो तुम पकड़ने जा रहे हो ना वो बम है, अभी फूटेगा। समझ रहे हो? वोट वैल्यू ऑफ एमपी इक्वल टू टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एमपीज। एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकालनी है? सिटी में एक एमएलए है यस। और गोवा में भी अगर एक एमएलए है तो दोनों का 8 ही होगा। नहीं नहीं, गोवा में जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर मान लो गोवा में पॉपुलेशन है 100 और एक एमएलए है, तो वोट वैल्यू कितनी होगी गोवा की? 100। और मान लो सिक्किम में अगर पॉपुलेशन है 70, एमएलए एक है, तो इसकी वोट वैल्यू होगी 1। अच्छा हाँ, 1000 से डिवाइड भी करेंगे इसको, 1000 से डिवाइड भी करेंगे, है ना? मतलब हमने वो एज एन एग्जांपल दिया था, इसको और कम कम हो जाएगा, ये कैलकुलेशन में इजी हो जाता है ये, इसलिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? अब एमपी की वोट वैल्यू समझते हैं जरा, वोट वैल्यू ऑफ एमपी। एमपी की वोट वैल्यू क्या है? टोटल सारे इंडिया के जितने भी एमएलए हैं सबकी वोट वैल्यू को क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एमपी से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जो वोट वैल्यू निकल के आएगी वो कितने एमएलए की आएगी? एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल के आएगी। सॉरी, एक एमपी की वोट वैल्यू निकल के आएगी। अरे इंडिया के सारे एमएलए जितने भी विधायक हैं हर स्टेट के, उनको सबकी वोट वैल्यू को क्या कर लेना है? हमें प्लस कर लेना है, और डिवाइड किससे कर देना है? नंबर ऑफ एमपी से। तो हर एमपी की वोट वैल्यू बराबर होगी। ये क्वेश्चन था हमारा, यही हम पूछने वाले थे कि हर एमएलए की वोट वैल्यू सेम नहीं होगी, लेकिन हर एमपी की वोट वैल्यू सेम होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। लेकिन एक स्टेट के सारे एमएलए की वोट वैल्यू सेम होगी, अलग होगी? एक स्टेट के। अब यही स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट बन सकते हैं इसमें क्वेश्चन में, अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। अब ये हमने किस पे जो है, ये जो है हमने किसके साथ जो है न्याय किया है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि हर किसी को उसके प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मिल जाए, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ज्यादा एमएलए की बात पावर हो गया, मतलब जैसे प्रेसिडेंट को चुनेंगे तो एमएलए को मिल जाता है, एमपी क्यों नहीं, एमपी की एमएलए से ज्यादा होगी। देखो मान लो 5 एमएलए हैं, ठीक है? यूपी के एमएलए का ज्यादा है और सिक्किम के ज्यादा है, एमपी की सबकी बराबर है, तो एक्चुअल एमएलए का लगेगा। नहीं नहीं, डालेंगे सब, इफेक्ट तो सभी डालेंगे। अब क्या क्या कहना चाह रहे हो कि एमपी की वोट वैल्यू ज्यादा होगी या एमएलए की? अब एक बात सोचो, पूरे इंडिया के सारे एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है? मान लेते हैं हम सारे एमएलए की वोट वैल्यू है 70, हमने ऐड कर दी पूरे इंडिया के एमएलए की, क्या इतनी ही वोट वैल्यू एमपी की होगी? क्योंकि हम वही तो ऐड कर रहे हैं, सारे एमपी की वोट वैल्यू और सारे एमएलए की वोट वैल्यू आपस में इक्वल होगी। नहीं समझ में आई बात? आ गई ना? लाखों में है, ऐसे थोड़ी ना। 4800 तो 4800 अबाउट एमएलए हमारे पास, और 800 हमारे पास अप्रोक्सीमेटली एमपी हैं, 6000 के अबाउट यही हो गए। 403 403 यूपी में एमएलए हैं। 403 बहुत ज्यादा हो जाएगा टोटल। अब यहां पे एक बात समझो जरा,
जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा उसकी वोट वैल्यू उतनी ही ज्यादा। क्या ये इंस्पायर नहीं कर रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, वोट वैल्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बढ़ेगी। एक तरफ सरकार कह रही हम दो हमारे दो, तो दूसरी तरफ कह रही है वोट वैल्यू बढ़ाओ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फायदा मिलेगा। पीएम के में क्या मिलेगा, वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड है। हाँ, नंबर ऑफ वोट ज्यादा हो जाएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हमने नहीं कहा, एक्चुअली में साउथ इंडिया से ये मांग उठी कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, हम तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, आप तो कह रहे हो पॉपुलेशन इंक्रीज करो। समझ रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो पॉपुलेशन, जो सेंसस काउंट होगा, सेंसस समझते हो, जनगणना आफ्टर एवरी 10 इयर्स होती है, तो ये कब का सेंसस काउंट करेंगे हम, हमेशा 1971 का सेंसस ही काउंट करेंगे। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर प्रपोर्शन निकालना हो पॉपुलेशन का, तो हर जगह प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए यही सेंसस यूज हुआ है, और कोई सेंसस कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। समझ गए बात को। यानी हमने सेंसस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। लेकिन ये सेंसस फिक्स किया था कौन से अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और ये कब तक के लिए फिक्स किया था, ये 2002 तक के लिए फिक्स किया था। यहां पे फिर से हमने अमेंडमेंट कर दिया, कौन सा, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। और ये जो प्रपोर्शन था 2002 से, इसकी डेट बढ़ा के हमने क्या कर दी, 2026। यानी आज भी इन फॉर्मूलों में जो आपकी सेंसस यूज होगी वो कौन सी वाली होगी, 1971 की होगी, 1971 1971 की। ये हमने फिक्स कौन से अमेंडमेंट से किया कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd से। कब तक के लिए फिक्स किया था, 2002 तक के लिए। फिर हमने उसी का टाइम इंक्रीज कर दिया, कब तक के लिए कर दिया, 2026 तक के लिए। उसके लिए अमेंडमेंट 84th किया है। नहीं, इफेक्ट तो तब पड़ेगा ना जब हम इसको मानेंगे। हम अगर सेंसस 1971 वाला ही लेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके, बढ़ा देंगे फिर से 2026 में। देखो क्या होता है, अभी पहले ही हो जाएगा, दिसंबर में आपको सुनने में आ जाएगा, दिसंबर जनवरी में क्या हुआ, इसकी जो है चर्चा हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा नहीं, समझ गए बात को। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलें आगे, चलो नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, तो अब आ जाते हैं फिर से आर्टिकल 56 पे। 56 में क्या दिया हुआ है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ऑफिस का टर्म कितना है, 5 ईयर, 5 साल। लेकिन 5 साल तो सबको पता है, 5 साल तो सबको पता है, लेकिन सबको पता क्या नहीं है, अगर जब तक प्रेसिडेंट का सक्सेसर नहीं आ जाता है तब तक प्रेसिडेंट पोस्ट को क्या करेगा, रिज्यूम करेगा, तब तक अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ेगा। यानी 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है। यूएस में ऐसा नहीं, यूएस में 4 साल का होता है, यूएस में टर्म 4 इयर्स का होता है, जैसे और वहां पे एक व्यक्ति 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अगर हुई कि मतलब प्रेसिडेंट आना है, उसका 4 साल की जगह से 1 साल किसी रीजन की वजह से पिछले प्रेसिडेंट ने रिज्यूम हुआ, तो उसको 3 साल की टर्म दी जाती है। और वहां पे वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाता है, और वहां पे फुल फ्लैज प्रेसिडेंट बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट। समझ रहे हैं? हाँ, अगर ट्रम्प हट गए तो कमला हैरिस बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो वो फुल फ्लैज प्रेसिडेंट बन जाता है। और ये पता है, वाइस प्रेसिडेंट इसको दुर्भाग्य समझता है, अनफॉर्चुनेट समझता है। क्यों? क्योंकि 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हो अमेरिका में आप, और एक बार आप वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट पे प्रमोट हो गए। मान लो पिछले प्रेसिडेंट ने 2 साल एंजॉय किए थे, तो आप प्रेसिडेंट कितने टाइम बनोगे, सिर्फ 2 साल। तो ये अनफॉर्चुनेट है ना। वैसे तो आपको पूरा 4 इयर्स का टर्म मिलता,
अब 2 ही साल का मिलेगा और 1 टर्म और बचा आपका, बस काम खत्म। तो ये अनफॉर्चुनेट होता है, ऐसा मानते हैं ये लोग, यानी ये प्रमोट होना नहीं चाहते हैं। यहां पे इंडिया में क्या है, अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट पे प्रमोट होगा तो हम नया प्रेसिडेंट इलेक्शन के थ्रू लेके आएंगे और उसको डिमोट कर देंगे, फिर से वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। तो क्योंकि इंडिया में जो प्रोसेस है वही प्रोसेस है, चेंज नहीं हो सकता प्रोसेस, लाने का प्रोसेस तो वही है हमारा। समझ गए बात को? तो टर्म कितना है? 5 इयर्स। लेकिन इस जो है जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक इसको टर्म को रिज्यूम करना रहेगा, 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है। वहीं पे एक और बात याद रखिएगा, क्या प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है अपनी पोस्ट से? इंडिया में कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिससे रिजाइन करने के लिए मना किया जाए, सिर्फ एक पोस्ट को छोड़ के। अच्छा, आपको बड़ा ही शौक लगेगा कि एमपी और एमएलए का रेजिग्नेशन लेटर जो है रिफ्यूज किया जा सकता है, और इसको रिफ्यूज करने की पावर होती है हाउस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास, चेयरमैन एंड स्पीकर। अब ऐसा करते क्यों हैं? जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आपके वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया था, तो बहुत सारी न्यूज ऐसी उठ रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन कराया गया है पार्टी द्वारा, ठीक है। तो पार्टी द्वारा इन पे रिजिग्नेशन का प्रेशर ना रहे, इसलिए हमने एक व्यवस्था बना दी है। क्या व्यवस्था है? कि इनके रिजिग्नेशन लेटर को क्या किया जा सकता है? रिफ्यूज किया जा सकता है, यानी माना नहीं जा सकता है एमपी और एमएलए के। एक रिजिग्नेशन लेटर में एक और आपका जो है वो रहेगा, क्या क्या फिर से बोलो। रिजिग्नेशन दे दिया तो जेल गया, हाँ जेल का भी उसमें वो है प्रावधान है। अभी तो वो जो नया आपका लॉ आ रहा है उसके हिसाब से तो 30 डेज रख रखा है इन्होंने, वैसे 2 इयर्स है इम्प्रिजनमेंट। 2 इयर्स से ज्यादा अगर आप इम्प्रिजन हुए हो, जेल में रहे हो, तो आपकी मेंबरशिप, तो आप मेंबर नहीं बन सकते, ये डिस्क्वालिफिकेशन है हाउस की, लोकसभा या राज्यसभा की। नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया? तो एमपी और एमएलए एकमात्र पोस्ट है पॉलिटिकल सिस्टम में जिसको रिफ्यूज किया जा सकता है, जिसके रेजिग्नेशन को। एक और रेजिग्नेशन से क्वेश्चन आता है, अगर कोई जज रिजाइन करता है तो उसका रेजिग्नेशन, जैसे रेजिग्नेशन लेटर जब लिखते हैं तो डेट मेंशन करते हैं, यानी आज की रेजिग्नेशन दे रहे हो, 10 दिन बाद की रेजिग्नेशन दे रहे हो, 5 दिन बाद की रेजिग्नेशन दे रहे हो। जैसे अगर 10 दिन बाद की रेजिग्नेशन किसी भी जज ने लिखी है, तो अगर 10 दिन बाद की रेजिग्नेशन लिखी है और 9 दिन हुए ही उसने रेजिग्नेशन वापस मांगी, तो फिर उसको वापस दे दी जाएगी, यानी उसको रिजाइन नहीं कराया जाएगा। समझ रहे हैं? ये रेजिग्नेशन से कुछ क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देता है अपना? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। अभी वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया था तो एक मुद्दा बहुत हाइप हुआ था, अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों नहीं है, सॉरी हम ये कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है और प्रेसिडेंट को रिजाइन देना है, तो किसको? हाँ बिल्कुल, तो किसको रिजाइन देगा? तो याद रखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिजाइन देगा प्रेसिडेंट, ठीक है। रेजिग्नेशन से यही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे कॉमन स्टेटमेंट ये है कि जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक ये पोस्ट को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल नंबर 56 के बाद अगर हम चलेंगे 57 की तरफ, तो 57 में है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। प्रश्न यहां पे ये उठता है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी भी बार, है ना? यानी जिसकी मिनिमम एज है उसकी मैक्सिमम एज डिफाइंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, ये पता होना चाहिए आपको। जिसकी मिनिमम एज होगी उसकी कोई भी मैक्सिमम एज नहीं होगी, उसकी मैक्सिमम होगी उसकी मिनिमम नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो प्रेसिडेंट जब तक वो जो है वो स्वर्गवास ना कर जाए तब तक वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, कितनी भी बार बन सकते हैं। इंडिया में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो
एक ही हमारे पास ऐसा प्रेसिडेंट है जो 2 बार प्रेसिडेंट, एक ही व्यक्ति ऐसा है जो 2 बार प्रेसिडेंट बना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द ओनली प्रेसिडेंट जो कि 2 बार हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, ओनली पर्सन। ठीक है, ये आपके इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। 1952 में सबसे पहली बार इलेक्ट हुए और दूसरी बार इलेक्ट हुए ये 1957 में। इनका टर्म कब तक रहा? 62 तक। अब ये व्यवस्था ऐसी थी, देखो भारत के सबसे बड़ी पोस्ट को सर्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कंट्रीब्यूट टू द नेशन है, वो सबको करना चाहिए और हर वर्ग से व्यक्ति, हर क्लास से इंडिया के जो है पर्सन आना चाहिए। किसको, किसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए? इंडिया की ग्लोरी में, इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर इनकी बात करेंगे, किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट बने। तीसरी बार इन्होंने कहा नहीं, अब हम प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, और तभी से कन्वेंशन चला आ रहा है, एक मान्यता चली आ रही है, कहीं भी लिखा नहीं है ये कि एक व्यक्ति एक ही बार भारत का राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि हर व्यक्ति, हर वर्ग और हर क्लास को ये जो है आपका प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उसको अपनी बात और अपने वर्ग को, क्लास को ग्रो करने के लिए। मन में तो इनके भी होगा समझ रहे हो, मन में तो इनके भी होगा कि और बन जाए, लेकिन ऐसे ही अमेरिका में भी था। तो अमेरिका में तो लॉ ले आए वो लोग, कानून ही ले आए कि नहीं 2 ही बार बनोगे। वहां पे तो इन लॉ है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। यहां तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, यहां तो आपका कन्वेंशन है, तो एक ही बार बनते हैं। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन और आपका ऐसे आ सकता है, जितने ज्यादातर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं वो किसके लिए जो है आपके प्रमोट हो गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं ज्यादातर। इसमें एक नाम ऐसा आता है जो बड़ा ही रोचक नाम है, हामिद अंसारी जी का। हामिद अंसारी जो है आपके 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, और इसका इन्होंने बदला भी लिया है। एक बुक इन्होंने लिखी थी, बड़ा कंट्रोवर्शियल बुक थी, और एक जो है वो गए थे, जो है आपके जर्नलिस्ट गए थे इनसे सवाल जवाब करने के लिए तो ये चीज है ना। तो दूसरे प्रेसिडेंट हमारे कौन रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली, 1962 से लेकर 1967 तक। कुछ प्रेसिडेंट हम आपको याद करा देते हैं, आ जाओ। 1962 से 1967 तक, 1967 से 1969 तक भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इनकी डेथ इन टर्म हो गई थी, है ना, इन ऑफिस हो गई थी, है ना। इसके बाद आपके बनते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट, कौन से बनते हैं? 1969 में, और वो रहते हैं 1974 तक, बीवी गिरी। यस, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रहे, ये बताया था हमने आपको, है ना। और इनके बाद अगले फिर से जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं 1974 में, और फिर से उनकी डेथ हो जाती है 1977 में। यानी दोनों मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इनकी ऑफिस में ही डेथ हुई है। हाँ, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। वो आपके देखो हुआ क्या था, यहां पे जरा समझेंगे, एक चीज समझेंगे जरा क्रोनोलॉजी में। देखो 1969 में आपकी डेथ हुई किसकी? जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन की जगह अब प्रेसिडेंट नहीं है, तो आपका कौन जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने जा रहा है, और उसने इलेक्शन लड़ने की वजह से क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से। यानी अब प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है, और अब प्रेसिडेंट कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस समय आपके जो चीफ जस्टिस थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये आपके प्रेसिडेंट रहते हैं, समझ रहे हैं। एकमात्र सीजेआई है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंचे हैं, और कोई सीजेआई प्रेसिडेंट आज तक नहीं बना। 2 महीने तक रहे, 2 महीने 13 दिन होगा, देखो। अच्छा, ठीक है। तो एकमात्र सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो किसकी पोस्ट के लिए प्रमोट हो गए? प्रेसिडेंट। इनका नाम है मोहम्मद
हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह is the only CJI, Chief Justice of India, who promoted to the post of President. समझ गए बात को? अगर पीएम को एडवाइस चाहिए होती तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेता है, प्रेसिडेंट को चाहिए होती तो वो सुप्रीम कोर्ट से लेता है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से किस संबंध में आप एडवाइस ले रहे हो? एडवाइस का भी तो रिलेशन होगा। जैसे अगर आप बीमार हो तो किससे एडवाइस लोगे? डॉक्टर से। और अगर आपका लॉ का कोई काम है तो किससे एडवाइस लोगे? लॉयर से। यानी लॉ का कोई मैटर है तो एडवाइस प्रेसिडेंट किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। अटॉर्नी जनरल भी एडवाइस देगा, लेकिन प्रेसिडेंट की एडवाइस में और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस में और अटॉर्नी जनरल की एडवाइस में बहुत डिफरेंस है। अटॉर्नी जनरल तो पर्सनल लॉयर हो गया ना, पर्सनल लॉयर हो गया, लेकिन बहुत डिफरेंस है। अटॉर्नी जनरल का एडवाइस किताबों में नहीं आएगा कि क्या एडवाइस दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस किताबों में छप जाएगा। समझ रहे हो? इसमें बहुत डिफरेंस है, डिस्कस करेंगे हम लोग, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत रोचक चीज है। एक बार KR नारायणन, जो कि हमारे पहले दलित प्रेसिडेंट हुए हैं, 1997 में ये प्रेसिडेंट बने हैं। कब तक? 2002 तक। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन। समझ रहे हैं? पहले दलित प्रेसिडेंट है इंडिया के। इन्होंने एडवाइस ली थी सुप्रीम कोर्ट से, और वो एडवाइस जो है इन्हीं के गले में गलत अटक गई, ऐसे बोल सकते हैं, या गलत हो गया। यानी इस एडवाइस ने एग्जीक्यूटिव के साथ ही पंगा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम डिसाइड कर दिया था यहाँ पे कि ये कॉलेजियम ही जो है अपॉइंट करेगा जजेस को। बताएंगे कॉलेजियम, हमने आपको समझाया है ये चीज। कॉलेजियम में हम आएंगे, जुडिशियल सिस्टम में तो बताएंगे ये सब बातें। तो टर्म ये समझ में आ गया, री इलेक्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, यहां पे ये भी समझ में आ गई बात, 69 में जो है आपका जो पोस्ट थी वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की दोनों की खाली थी। तो CJI आपके क्या बन जाते हैं? पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, फिर 74 से लेके 77 तक अगले प्रेसिडेंट बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। 77 में उनकी डेथ हो जाती है, और 77 में उनकी डेथ होने के बाद जिनको बीबी गिरी ने हराया था वो बन जाते हैं अगले भारत के प्रेसिडेंट, जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। 92 तक रहते हैं, सॉरी 82 तक, हाँ 77 से 82, सॉरी। और फिर 1982 से आपके 1987 तक रहते हैं ज्ञानी जैल सिंह। जैल सिंह, तो इतने आप याद करो। एक और आर्टिकल आएगा तो पीछे वाले भी बता देंगे। समझ रहे हैं? ज्ञानी जैल सिंह। नहीं समझे बात को? समझ गए ना? चलिए अब आगे चलते हैं हम। 57 हो गया, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 58 पे। हो गया क्लियर? ये कोई डाउट नहीं है यहां तक? चलिए, $58 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 58, तो इसमें दिया हुआ है क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि इसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन है कि इसकी मिनिमम एज शुड बी 35। अच्छा, किस किस व्यक्ति की मिनिमम एज 35 होती है इंडिया में? तो 35 वाली एज क्या क्या है हमारे पास? एक तो किसकी एज मिनिमम 35 होती है? प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, और तीसरी मिनिमम किसकी होती है? गवर्नर की। इन तीन पोस्ट की मिनिमम एज कितनी होती है?
35, ठीक है। हम एज का एक साथ लिख देते हैं आपको, ये 35 होगी मिनिमम एज। अच्छा मिनिमम है तो मैक्सिमम कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा मिनिमम 35 है इसकी। मिनिमम 18 किसकी एज होती है? वोटिंग एज 18 होती है मिनिमम, है ना, वोटिंग एज। वहीं पे अगर बात करें तो 21 किसके लिए मिनिमम एज होती है? तो याद रखिएगा म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, इसकी मिनिमम एज होती है 21। आप लोकसभा या विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हो तो मिनिमम एज आपकी कितनी हो जाएगी? मिनिमम एज हो जाएगी 25 ईयर्स। हाँ एक सेकेंड, राज्यसभा या आप विधान परिषद दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों का मेंबर बनना चाहते हो तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 30। एज सारी एक साथ लिख लो, समझ जाओ। सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज कितनी होगी? मैक्सिमम एज होगी सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 और हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज 62, ठीक है। इतनी एजेस याद रखोगे, बस एज में क्वेश्चन आएगा आप लगा दोगे। अब क्वेश्चन ये आता है यहां पे, जरा ये बताओ प्राइम मिनिस्टर बनने की मिनिमम एज क्या है? 30? कोई नहीं है? क्यों नहीं है? प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? वैसे तो मिनिस्टर बनने की क्वालिफिकेशन तो एमपी है, लेकिन एमपी बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? 30-25 नहीं है? लोकसभा का मेंबर भी तो एमपी है। तो क्वेश्चन ये उठता है मिनिमम एज प्राइम मिनिस्टर बनने की 30 है या 25 है? तो फिर अगर मिनिमम की बात की जाएगी तो 25 होगी, क्योंकि लोकसभा का मेंबर भी एमपी नहीं बन सकता है, एमपी पीएम नहीं बन सकता है प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा का भी बन सकता है, मतलब नहीं नहीं कोई रीजन नहीं है। आप बताओ मिनिमम क्या होगी? किसी से हो सकता है। मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनने की एज ही नहीं है, या तो 25 का भी बन सकता है। हम अगर मिनिमम टू मिनिमम बात करेंगे तो 25 से नीचे का नहीं बन सकता, क्योंकि लोकसभा का मेंबर 25 का बनेगा। नहीं समझे बात को? तो ये डाउट में डाल सकता है, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। नहीं समझे बात को मेरी? हाँ, सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राजीव गांधी इज यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 1984 में। 1984 में ही थ्रोन को राजीव गांधी ने, या हम कहें थ्रोन को नहीं, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर को संभाला था राजीव गांधी ने। वो तो ठीक हो इंसान में क्या? संजय गांधी से तो ज्यादा सही व्यक्ति थे राजीव गांधी। जितने हुए ना कौन भी हुई हो? कौन? राजीव गांधी, पूरी गांधी परिवार है, नेहरू को लेके फोन में। फिर भी तमिलनाडु में बच्ची ने बम से उड़ा दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को 1990 में। लाइव जा रहा है। हाँ गांधी असली वाला है, वो जानता है। चले आगे। तो दो क्वालिफिकेशन समझ आ गई। अगली क्वालिफिकेशन क्या है? नो ऑफिस ऑफ, बताओ भाई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डेफिनेशन कहां दिया है? वेयर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डेफिनेशन इज गिवन? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है बताओ? पानी लाया, देखो बोतल में है राज। अब मौसम काफी सही हो गया है ना? हाँ तो क्वेश्चन क्या था मेरा?
क्या पूछा मैंने? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन कहां दी हुई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन गिवन नहीं है। कहां पे गिवन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन गिवन बाई सुप्रीम कोर्ट। क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन? कल बताया था, परसों बताया था, हमने आपको बताया था कि ऐसी हर पोस्ट, ऐसी हर कुछ जहाँ से प्रॉफिट नहीं ले सकते और गवर्नमेंट के 25% से ज्यादा ना। हाँ, ऐसा हर इंस्टीट्यूशन जिसमें, थैंक यू, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 25% या उससे ज्यादा है, तो ऐसी हर पोस्ट जो है आपकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगी। हाँ, प्राइवेट बिजनेस अलाउड है, बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट बिजनेस अलाउड है आपको। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सक्लूडेड क्या क्या है ये भी बताया था हमने आपको लास्ट क्लास में, बताया था नहीं बताया था? एक्सक्लूजन किस किस का है बताओ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से? एमपी, एमएलए, एमएलसी, गवर्नर, हाँ, 25% से नीचे वाला वो भी हो जाएगा एक्सक्लूजन। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। अरे यार टाइम तो बहुत जल्दी हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, %25 या उससे ज्यादा गवर्नमेंट शेयर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट होता है। क्लियर बात हो गई भाई? चल सकते हैं आगे, ठीक है। अभी तीसरी डेफ और बची हुई है क्वालिफिकेशन, चौथी आई मीन पार्लियामेंट का नहीं, क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ, यस, टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर बनने की क्या होनी चाहिए उसके पास? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने की। अच्छा, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, याद रखोगे, होना नहीं चाहिए। तो मतलब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एमपी होते हुए क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर सकते हो? कर सकते हो, रिजाइन करना नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट के लिए ना हो उसमें उसे रियायत देना पड़ेगा, नहीं? बिल्कुल देना पड़ेगा। एक्सक्लूजन हमने लिखा कहाँ है? ऑफिस ऑफ, पर सुप्रीम कोर्ट का जज 100% गवर्नमेंट की पोस्ट है, वो पैसा कहां से ले रहा है? गवर्नमेंट के खजाने में से। हाँ, क्या कह रहे थे आप? नहीं, ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर हो गया ना भाई? चल सकते हैं आगे। अब देखो, इतनी ही क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या सही एलिजिबिलिटी है? नहीं। तो हमने क्या किया, क्वालिफिकेशन ऐड कर दी। हमने एक एक्ट बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए 1951, समझ रहे हैं? और आरपीए एक्ट में हमने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन को और ज्यादा ऐड कर दिया। पहले तो हमने बोला कि हर वो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो 15,000 रुपए डिपॉजिट करेगा जाके, कहां पे? आरबीआई में, और इसको कहते हैं डिपॉजिट मनी। इसको क्या कहते हैं हम? डिपॉजिट मनी। और ये जो डिपॉजिट मनी आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? डिपॉजिट मनी जो आप देख रहे हो, डिपॉजिट मनी जो आप देख रहे हो, ये आपका वापस नहीं किया जाएगा अगर आप इलेक्शन में कितने वोट्स नहीं लाओगे? 1/6 वोट अगर नहीं लाओगे। और इसी को हिंदी में कहते हैं जमानत जब्त होना, फॉरफिटेड। बिल्कुल, 1/6 से बैलेट वोट कल हमने बताया था आपको, अगर बैलेट वोट 200 है, लिया था ना एग्जांपल, टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 या उससे ज्यादा लाओ आप, तो आपके ये वापस होंगे, वरना आपके ये डिपॉजिट कर लिए जाएंगे। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना।
वो भी बड़ा होता है ना, क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 15,000। अब अगली एलिजिबिलिटी सुनो, बड़ा ही खतरनाक है। यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसको 50 लोग प्रपोजर हों और 50 लोग ही क्या हों? सेकेंडर्स। यानी कितने लोग सहयोग करें? डिस्कस कर दो। अच्छा 52 ये भी आती है, ये भी 50% प्रपोजल सेकेंडरी, ये भी आती है। हाँ, ये भी आरपीए में ही लिखा हुआ है, 50 प्रपोजर और 50 ही सेकेंडर। हाँ, ये बात समझते हैं हम जरा, कौन होते हैं प्रपोजर और कौन होते हैं सेकेंडर। इधर ही लिख देते हैं इसको। 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर होते हैं। अच्छा, ये जो 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करते हैं? वोटिंग। यानी ऐसे 100 लोग प्रेसिडेंट को क्या करें? सपोर्ट करें, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं। बहुत है। इस यही तो बचा रहा है। नहीं तो आपको पता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितने नॉमिनेशन फाइल हो जाएंगे? करोड़ों में हो जाएंगे, और प्रेसिडेंट की पोस्ट एक मजाक की पोस्ट बन जाएगी। तो हमने क्या किया, यानी ऐसे 100 लोग तुमको जानते हो कम से कम। अगर 50 लोग भी वोट, 100 लोग भी वोट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज तो एमपी एमएलए है ना, वो 100 लोग आपको जानते हो, आपके लिए सपोर्ट करने आए कि हाँ ये इस व्यक्ति को हम जानते हैं। और जब आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हो, नॉमिनी काइंड ऑफ नोन मैन होते हैं। किसमें? इलेक्टोरल कॉलेज में, बाहर से नहीं कर सकते। यानी अगर आपको 100 लोग नहीं जानते इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर से, तो वोट क्या मिलेगा आपको? फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन मजाक बन जाएगा ना। हाँ, इसीलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप देखते हो ज्यादा नॉमिनेशन होते ही नहीं है। इस कंडीशन की वजह से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। हाँ, मैंने भेजा था आपको, फिर से मैं 8 पॉइंट्स थे, वो डिस्कस किए थे हमने। वो सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ही लिए नहीं है, वो उसमें एमपी का भी डिस्कशन है। एमपी का डिस्कशन कुछ ज्यादा है, वो डिस्कस करेंगे हम आरपीए को। जब एमपी पढ़ाएंगे तो पूरा आरपीए हम समझेंगे, वो 6 पॉइंट 7 पॉइंट जो हमने आपको याद कराए थे क्लास में, है ना। ठीक है, आरपीए एक्ट 1951 समझ गए। इतनी बात प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन से इतने से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलता है। सेकेंडर्स सेकेंड करते हैं, यानी टोटल 100 पीपल्स जानने चाहिए बस। हाँ, यस, समझ रहे हैं बात को। यानी 100 नोन पीपल होने चाहिए, किसके अंदर के? इलेक्टोरल कॉलेज के। चलिए 59 आर्टिकल जल्दी से करते हैं। आज हमें आर्टिकल 62 तक जाना है। आर्टिकल अब हमारा कौन सा आता है? 59। 59 में क्या दी हुई है? प्रेसिडेंट, कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब अंतर क्या है क्वालिफिकेशन और कंडीशन में? 58 में कंडीशन दी है तो क्वालिफिकेशन दी है, और 59 में कंडीशन। यस, अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीत गए तो अब ऑफिस जाने से पहले क्या फुलफिल करनी है आपको? कंडीशंस। लेकिन इलेक्शन में फाइट करने से पहले क्या फुलफिल करनी थी? क्वालिफिकेशंस। समझ गए बात को? सही है, क्लियर है? चले आगे, चलिए कंडीशंस। अब कंडीशंस भी कितनी है हमारे पास? 4। सबसे पहली कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट, अगर आप किसी भी ऐसी सीट पे फाइट किए हो, जैसे आप एमपी हो, एमएलए हो, एटसेट्रा, अभी बताया था हमने आपको, अगर इस किसी सीट पे हो तो वो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी।
उस सीट को आप ऑफिस रिज्यूम करने से पहले क्या करोगे? वैकेट करोगे, उस पोस्ट को आप छोड़ोगे। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आप यहां पे भी रिज्यूम नहीं कर सकते हो, यानी कंडीशन में भी है और क्वालिफिकेशन में भी है। चौथी कंडीशन ये है, सॉरी तीसरी कंडीशन ये है कि आपको क्या दी जाएगी? सैलरी दी जाएगी, एमोलुमेंट्स दिए जाएंगे एंड अदर पर्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? 5 लाख। अच्छा, प्रेसिडेंट की सैलरी डिसाइड कौन करता है? हु डिसाइड्स सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट? पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट की सैलरी कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। ठीक है, यस, प्रेसिडेंट की सैलरी किससे जाती है? 3 अकाउंट होते हैं, जिसमें से एक अकाउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी हम अकाउंट सब बताएंगे आपको, अभी हम मनी बिल के साथ डिस्कस करेंगे जब प्रेसिडेंट की पावर्स को डिस्कस करेंगे। हाँ, नहीं, ये है आपका 266 का 1। एक पे आता है, एक पे आ रहा है, क्या आ रहा है? एक पे, हाँ, 8 पे कमीशन आ रहा है, 8 पे कमीशन। उससे इनकी भी सैलरी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, लाइक इनका हाँ, नहीं, इनका 8th पे देखो, 8th पे कमीशन से सैलरी तब बढ़ेगी जब पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। हाँ, ये तो लॉ है ना, तो जितना इन्फ्लेशन हुआ उस हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी। अब एक बात, हाँ यस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं उनकी बढ़ेगी, करेक्ट। ठीक है, अब यहां पे एक और बात समझना कि क्या प्रेसिडेंट की सैलरी कम की जा सकती है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, की जा सकती है। आप समझना मेरी बात को ध्यान से। जैसे एक्स व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है 2021 में, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट कब तक रहने वाला है? 2026 तक रहने वाला है, 5 साल, 5 इयर्स। तो इसकी सैलरी अगर 2021 में लिखी हुई थी कितनी? 5 लाख, और हमने क्या किया 2022 में प्रेसिडेंट की सैलरी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके 3 लाख कर दी। कितनी कर दी हमने? 3 लाख। तो अब इसको कितनी मिलेगी? 3 लाख मिलेगी या 5 लाख मिलेगी? तो इसको तो मिलेगी 5 लाख, लेकिन जो नया आएगा ना 2026 में, उसको फिर कितनी मिलेगी? 3 लाख। यानी पोस्ट पे रहते हुए डिमोट चीजें होती हैं या नॉन प्रॉफिट चीजें चेंज की जाती हैं, वो कभी लागू नहीं होती। बढ़ेगी, अगर यहां बढ़ा देते हम 7 लाख कर दें तो इसकी बढ़ जाएगी, 2022 में ही बढ़ जाएगी। घटाएगी तो नहीं घटेगी। ऐसा ही पनिशमेंट में होता है। अगर चोरी करने की सजा, पनिशमेंट की सजा 5 साल है मान लेते हैं, ठीक है, और सरकार ने कर दी वो सजा 3 साल, तो जिसने चोरी की उसे 3 साल ही सजा मिलेगी। लेकिन अगर बढ़ा दी, 10 साल कर दी, तो उसको 5 ही साल मिलेगी, नेक्स्ट चोरी जो करेगा लागू होने के बाद। नॉन प्रॉफिट चीजें आपकी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगती, यानी पीछे जाके नहीं लगती। रेट्रो का मतलब क्या होता है? पुराना, रेट्रो म्यूजिक। रेट्रोस्पेक्टिवली नॉन प्रॉफिटेबल लॉज या जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो लागू नहीं होते। नहीं समझ आई बात? एक्ट तो है, उसी में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में प्रोसेस होगा पूरा अमेंडमेंट का। क्लियर है? वो भी एक्ट पास करना पड़ेगा। एमपी एमएलए की सैलरी भी, एमएलए की सैलरी स्टेट लेजिस्लेचर से बढ़ती है, एमपी की सैलरी संसद में, पार्लियामेंट से। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एमएलए की भी सैलरी होगी और सीएम की भी अलग अलग सैलरी होगी। हाँ,